क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन केस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन केस। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि हमारे पास जितने भी केसेस थे उसमें से हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करनी पड़ती थी। हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जब मिनिमाइज करते थे तो हमारे पास सप्लाई और डिमांड दी होती थी। हमारे पास सप्लाई और डिमांड दी होती थी। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन का केस निकालना है। मैक्सिमाइजेशन में कैसे अब हम निकालेंगे उसको जरा हम देखते हैं एक बार। तो पहले तो देख लीजिए मैक्सिमाइजेशन केस होता क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो in this, the objective is to maximize the total profit for which the profit matrix is given। इस केस में क्या है कि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। हमने बताया था कि जब हमारे पास कॉस्ट या टाइम होता है तब हम उसको मिनिमाइज करते हैं और जब प्रॉफिट या रेवेन्यू होता है हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर ये मैक्सिमाइजेशन का केस है तो इसका मतलब है कि हमें क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। Now, for this, first we have to convert the maximization problem into minimization। इसके लिए सबसे पहले हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट इन द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल। जो उस ट्रांसपोर्टेशन टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी होगी उससे हम पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल को घटा देंगे। ओके, दिस मॉडिफाइड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन द यूजुअल मैनर। फिर इसके बाद जो आपकी टेबल आएगी हम उसको फिर उसी नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक चीज याद रखिए कि जब मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड बताया था, सिंप्लेक्स मेथड में क्या था कि जब आपके पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी, जब आपके पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी तो हम उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते थे, लेकिन कैसे? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। माइनस साइन से मल्टीप्लाई, जैसे हमारे पास होता था मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, तो हम क्या करते थे, उसी को लिख लेते थे मैक्स और जेड की जगह माइनस जेड हम कर लेते थे। यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्व करने का तरीका होता था सिंप्लेक्स में वो मैक्सिमाइजेशन का ही था। अब हमारे पास यहाँ पर जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि अगर हम उसकी कॉस्ट को निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है कॉस्ट कोई भी हम मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास प्रॉफिट वाला केस दिया हुआ है प्रॉफिट वाला केस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो मिनिमाइजेशन वाले केस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम इसको अपने यूजुअल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस मैक्सिमाइजेशन टेबल को हमें कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, जो हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, हम उसमें से इसको सारे एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं जरा। देयर आर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देयर आर थ्री फैक्ट्रीज, there are three factories A, B and C which supply goods to four dealers, जो 4 डीलर्स को सप्लाई करते हैं, D1, D2, D3 and D4। The production capacities of these factories are 1000, 700 and 900 units। जो इन फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपकी दी हुई है। पहली फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 1000 यूनिट्स की है, जो दूसरी फैक्ट्री की कैपेसिटी है वो 700 की है और जो थर्ड फैक्ट्री की कैपेसिटी है वो 900 की है। ये पर मंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। नाउ द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द डीलर्स आर, जो रिक्वायरमेंट्स है वो डीलर की कौन कौन सी हैं, 4 डीलर हैं तो चारों की अलग अलग रिक्वायरमेंट कौन कौन सी 900, 800, 500 एंड 400 यूनिट्स पर मंथ रेस्पेक्टिवली। मतलब कि D1 की रिक्वायरमेंट 900, D2 की रिक्वायरमेंट 800, D3 की रिक्वायरमेंट 500 और D4 की रिक्वायरमेंट 400। नाउ द पर यूनिट रिटर्न
एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पर दिया है जो पर यूनिट रिटर्न है आर ₹8, ₹7 एंड ₹9 एट द 3 फैक्ट्री। ये तीनों में से इसका पर यूनिट रिटर्न आपका मिल रहा है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं जुड़ी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब जो ये आपकी कॉस्ट दी हुई है, जो आपकी ये जो रिटर्न दिए हुए हैं, द पर यूनिट रिटर्न एक्सक्लूडिंग आर दिस एट द 3 फैक्ट्रीज, मतलब कि जो रिटर्न ए फैक्ट्री का है कितना 8, बी फैक्ट्री का कितना 7 और सी फैक्ट्री का है 9। ये रिटर्न है आपके, और ये आपकी जो टेबल दी है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द डीलर। अब यहाँ पर जो आपकी पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है वो ये है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक ये टेबल नहीं बनेगी, मेन चीज यहाँ पर टेबल को बनाना है, मेन चीज यहाँ पर टेबल को फ्रेम करना है। तो ये जो न्यूमेरिकल लिखा है, इसी से हमें इस टेबल को फ्रेम करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 डीलर हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं, D1, D2, D3, D4, ये 4 डीलर हुए हैं, A, B, C ये 3 फैक्ट्रीज हो गई। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि जो इसकी सप्लाई है, फैक्ट्रीज की सप्लाई ए बी सी, तो हमें फैक्ट्री की सप्लाई हम कहाँ पर लिखेंगे, हम सप्लाई यहाँ पर लिखते थे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सप्लाई SUPPLY। रिक्वायरमेंट मतलब कि डिमांड हम कहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डिमांड, ये डिमांड हो गई। ठीक, अब जरा हम यहाँ से न्यूमेरिकल से देखते हैं कि सप्लाई कितनी थी। ए की 1000, बी की 700 और सी की 900। तो 1000 मतलब एक की सप्लाई है, 700 बी की सप्लाई है और 900 सी की सप्लाई है। ये आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक, टेबल तो आपकी दी हुई है, बाकी ये चीजें कैसे लिखनी है वो चीज मैं बता रहा हूं। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, D1 डीलर की कितनी है 900, तो D1 आपका ये है, तो ये हो गया आपका 900। D2 डीलर की कितनी है 800, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 800। D3 की कितनी है 500 और D4 की कितनी है 400। ये तो इनकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब जरा पहले तो ये चेक कर लीजिए कि क्या सप्लाई और डिमांड इक्वल है। देखिए 10 7 17, 17 और 9 26। ठीक, यहां से देखिए जरा 9 8 17, 17 5 22, 22 4 26, मतलब कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है, तो ये आ गया आपका 2600। ठीक, अब हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट दी है, अभी देखिए पर यूनिट कॉस्ट लिखने के बाद फिर थोड़ा सा मैं ध्यान देने वाली बात है, हम उसको थोड़ा कंसीडर करेंगे। 2224 ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट है, कहाँ से, फैक्ट्री ए से 2224। ठीक, फैक्ट्री बी से जो डिफरेंट डीलर्स हैं वहां तक की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 3532, 3532। इसके बाद फैक्ट्री सी से डिफरेंट डीलर तक की कॉस्ट दी 4321, 432 ये हमारे पास पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट दी हुई। अब एक चीज देखिए कि हमारे पास रिटर्न जो दिया हुआ है, हमारे पास जो रिटर्न दिया हुआ वो क्या है कि अगर हम फैक्ट्री ए से माल, अगर हम ये फैक्ट्री ए वाला माल देते हैं तो उसके रिटर्न मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, ये है 8 रुपीज पर यूनिट। ये शिपिंग कॉस्ट हमारी क्या है पर यूनिट, हमारे पास ये पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट दी हुई है। और हमारे पास जो रिटर्न है द पर यूनिट रिटर्न, यहाँ पर देखिए द पर यूनिट रिटर्न एक्सक्लूडिंग, इसमें शिपिंग कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द पर यूनिट रिटर्न आर ₹8
₹7 एंड ₹9 एट द 3 फैक्ट्री। ये तीनों फैक्ट्रीज का अलग अलग है, मतलब कि ए फैक्ट्री से जो रिटर्न मिलता है आपको पर यूनिट वो है ₹8 का, जो बी फैक्ट्री से आपको रिटर्न मिलता है पर यूनिट वो है ₹7 का, और जो आपको सी फैक्ट्री से आपको जो रिटर्न मिलता है वो है ₹9 का। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रिटर्न दिया हुआ है यहाँ और कॉस्ट दी हुई है यहाँ। तो रिटर्न कब आएगा, जब हम अपनी कॉस्ट को हटा दें, हम अपनी कॉस्ट को हटा दें। तो हम क्या करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, जब इस तरह का सवाल दिया हो तो कैसे करना है, और कभी कभी अगर आपके यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम दिया हो, मतलब कि सेल दिया हुआ हो, तब आप फिर अलग तरीके से करेंगे। ठीक है ना। तो अभी वाला केस पहले देखते हैं। अब इसका रिटर्न फैक्ट्री ए के जो हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उससे रिटर्न हमारा पर यूनिट ₹8 का है। तो हम इस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हम पूरा घटा देंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को पूरा घटा देंगे। ठीक, कैसे, डिटरमाइन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू मैक्सिमाइज द टोटल रिटर्न। सो प्रॉफिट इक्वल टू रिटर्न माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। with this we form a transportation table with profit। अभी याद रखिएगा ये with profit है, ठीक है ना। हमको क्या है, हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसकी टेबल है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से सबसे पहले तो इसका प्रॉफिट वाला टर्म निकालते हैं। अब इसको देखिएगा, हमारे पास ₹8 रिटर्न था इसका, ₹7 था बी का और ₹9 था इसका। अभी इसमें एक बार चेंजेस और करने हैं। तो अब हम इस 8 से इस पूरे रो को घटा देंगे। तो यहाँ पर 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 4 4। ठीक, यहाँ से 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 2 5, यहाँ से 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 1 8। ये हमारे पास आ गई एक न्यू ट्रांसपोर्टेशन टेबल। हमारे पास एक ये नई, अब ये कौन सी है, ये हमारे पास प्रॉफिट टेबल है, ये हमारे पास प्रॉफिट टेबल है। ठीक लेकिन हमने अभी क्या बताया था, जब हमको अगर मैक्सिमाइजेशन वाला केस हो तो we have to convert the maximization problem into minimization by subtracting all the elements from the highest element in the given transportation table। जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है, हम उससे उस पूरी टेबल के एलिमेंट्स को घटा देंगे, हम उस पूरी एलिमेंट के टेबल को उस हाईएस्ट वाली वैल्यू से हम घटा देंगे। तो अब देखिए, पहले तो ये मैं हटा दूं। अब इस वाली टेबल में अब जो बाकी की बची, अब ये टेबल आ गई आपके पास, ये प्रॉफिट वाली है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 666 4 4 2 4 5 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 ये सबसे हाईएस्ट है, ये जो 8 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 8 से इस पूरी टेबल को घटा रहे हैं, हम इस 8 से पूरी टेबल को हम घटा रहे हैं। तो 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, 8 minus 5 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1, 8 minus 8 0। अब ये आपकी टेबल आ गई है मिनिमाइजेशन वाली। अब देखिए आपके पास अब ये टेबल आई है, the above profit matrix is converted into its equivalent loss matrix by subtracting all the elements from the highest elements, namely 8। Hence we have the following loss matrix। अब हमारे पास लॉस मैट्रिक्स, हमें क्या है, लॉस को मैक्सिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है।
लॉस को मिनिमाइज करना है। हम वहां पर क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करते थे, अब हमें लॉस को मिनिमाइज करना है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है लॉसेस हैं। हमारे पास ये लॉस की मैट्रिक्स दी हुई है, प्रॉफिट मैट्रिक्स को हमने किसमें लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, अब हमें लॉस को मिनिमाइज करना है। तो अब हम इसको डायरेक्ट किस मेथड से वैम मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है कि वैम मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले तो इसमें एक चीज मैं बता दूं, मैं इसमें आपको सीधा एलोकेशन दिखाई दे रहा हूं, वैम मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एक डीजेनरेसी की प्रॉब्लम आएगी, इसमें एक डीजेनरेसी की प्रॉब्लम आएगी। तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। पहले तो हम इसके एलोकेशन कर लेते हैं, पहले हम इसमें एलोकेशन कर लेते हैं। तो ए D1 में कितना है 200 का, ए D1 हम इसके थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ये रहा ए D1, ठीक। तो अब मैं यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूं, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें मुझे कितना एलोकेट करना है 200। तो यहां पर मैं इसको 200 ये एलोकेट कर दिया। दूसरा एलोकेशन कहां पर है बी D1 में, हम बी D1 में दूसरा एलोकेशन कर देते हैं, कंट्रोल सी, और मैंने यहां पर कर दिया ये कितना, यहां पर आएगा हमारे पास 700 का, ये मैंने 700 यहां पर ये कर दिया। तीसरा एलोकेशन कहां है ए D2 में, तो ए D2 में हम तीसरा एलोकेशन कर देते हैं, कितना है 800 का, 800 का मैंने ये कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन कहां है CD3 में, CD3 में कितना 500 का, CD3 आपका ये रहा, यहां पर कितना है 500 का। और फिर CD4 में, CD4 में कितना है 400 का, ये रहा आपका 400। ये आपके वैम मेथड से ये एलोकेशन आ गए, ठीक। लेकिन अब यहां पर एक कंडीशन बहुत खतरनाक फंस रही है, बहुत ही डेंजरस। क्या, यहां पर आपके m+n-1 वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। m+n-1, क्या हमारे पास m कितने हैं 3 प्लस n कितने हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 6, ठीक। इट मीन्स वी शुड हैव 6 allocation in this transportation problem, but in the given situation we have only 5 allocation। हमारे पास 6 एलोकेशन होने चाहिए थे, लेकिन हैं कितने 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, हमारे पास होने चाहिए थे कितने 6, हैं हमारे पास कितने 5। अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है हमारी डीजेनरेसी की, ये प्रॉब्लम है हमारी डीजेनरेसी की। क्यों, क्योंकि जब हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर हमारे पास वो कंडीशन फंस जाएगी जो अभी पीछे एक बार आई थी। तो हम उस केस में क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। कौन सा, एप्सिलॉन। हम यहां पर एक बहुत छोटी वैल्यू, जो ये एप्सिलॉन है, ये क्या है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी, लगभग लगभग जीरो होती है, जीरो नहीं होती लेकिन जीरो के इक्विवेलेंट होती है। वो हम इसलिए ऐसा इसको करते हैं ताकि हमारे इसके कैलकुलेशन में कोई फर्क ना पड़े, हमारे जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें इसका कोई फर्क ना पड़े। तो मैं देखिए अगर एप्सिलॉन का सिंबल मिलता है तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं, और नहीं तो मैं फिर एक छोटा सा ई टाइप का बना दूंगा मैं, ठीक। तो मैं जरा यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ सिंबल,
सिंबल्स में जरा हम यहाँ पर देख लें, एप्सिलॉन कहाँ पर है। एप्सिलॉन सिंगल सिंबल अगर आप जानते हो तो वो आप कर सकते हैं, या तो फिर एक छोटा सा डेल्टा टाइप का भी होता है, जो छोटा ट्रायंगल टाइप का होता है, आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं चाहें तो। आप चाहें तो एक छोटा सा डेल्टा टाइप होता है जो ट्रायंगल टाइप का होता है, आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एप्सिलॉन भी कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो। तो मैं यहाँ पर एक ये छोटा सा एक ये दिया हुआ है, ये है एक एप्सिलॉन, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं है। Let us see epsilon, alpha, beta, gamma, zeta, theta, theta, epsilon कहाँ है? अगर नहीं मिलेगा तब फिर जो है हम ये है, मिल गए, इंसर्ट और क्लोज कर दिया। और मैं इसको, ये एक छोटा सा ई की तरह होता है, कंट्रोल सी, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर। ये इसको अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर क्यों किया हमने। ठीक, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, ये आ गया। इसको मैंने ये कर लिया बड़ा, साइज इसको थोड़ा सा ताकि दिखे, ये सिंबल होता है वो। ठीक, ये सिंबल, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉक्स नहीं बन गया। इस बॉक्स को छोटा करें, ये नहीं हो रहा क्या? चलिए मैं इसको छोटा सा ही कर लेता हूँ, छोटा साइज कर लेता हूँ, और ठीक है, तो और साइज छोटा सा ले, ये ठीक। मैं इतने पे इसको यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये आपका एप्सिलॉन सिंबल, ये मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया है। ठीक, अब ये हमने ऐसा क्यों किया, ये हमने ऐसा क्यों किया, ये हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे एलोकेशंस इसके बराबर हो जाएं, हमारे बराबर इसके एलोकेशन हो जाएं, जिससे कि जब हम इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करें तो क्या हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, हमारी ऑप्टिमलिटी टेस्ट आ जाए। अब ये हमने इस वाले पर ही क्यों ऐड किया, हम इसको दो जगह पर ऐड कर सकते हैं, एक तो यहां पर, एक या तो यहां पर, या तो एक यहां पर या तो एक यहां पर। इसमें क्या होता है कि हम एप्सिलॉन जो हमारे पास नॉन एलोकेटेड होते हैं, जो नॉन एलोकेटेड होते हैं, और वहां पर जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है, जिसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है, हम वहां पर इस एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो है, या तो यहाँ पर कर देते, चाहे तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी इसको यहाँ पर कर दिया, पहली वाली जगह पर हमने इसको कर दिया है, तो ये क्या है हमारे पास, हमने एक बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी इस डीजेनरेसी को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सिंस द नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल इज इक्वल टू 5 लेस देन m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 6, आपके पास 5 आए थे, सबके 6 होना चाहिए, तो 6 से कम है, सो द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट,
इसका मतलब कि ये आपका सॉल्यूशन डीजेनरेसी का है। सो टू रिसॉल्व दिस डीजेनरेसी वी ऐड एन एम्प्टी सेल 1,3 मतलब कि ये वाला by allocating a non-negative quantity epsilon. This cell is the least cost cell and of independent position. ये क्या है? Independent position पर है. So that's why we have introduced this epsilon on this. The initial basic feasible solution is given as follows. हमने क्या किया यहाँ पर देखिए जरा, अब अगर हम यहां पर करते, मान लीजिए अगर हम यहां पर करते, ठीक, तो देखिए यहां से हम ऐसे जाते, यहां से ऐसे, और फिर ऊपर कहीं नहीं जा सकते थे, 400 की तरफ जाते, ठीक, 400 से फिर हम कहीं पर नहीं जा पाते क्योंकि हमें लूप बनाना पड़ता, अगर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करनी है तो हमें लूप बनाना पड़ता फिर वो, ठीक, तो हम यहां से फिर ऐसे 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 फिर यहां से जाते, तो क्या होता, हमारे पास यहां पर कोई भी लूप यहां पर नहीं बनेगा, कोई भी लूप हमारे पास नहीं बनेगा अगर हम यहां से करेंगे तो, ठीक। नाउ अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आ गया, अब हमारे पास 6 एलोकेशन हो गए, हमारे पास 6 एलोकेशन हो गए, कौन कौन से, देखिए 1 2, ये एप्सिलॉन भी अब काउंट होगा, एप्सिलॉन जब हम कहीं भी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, वो 0 होगी, ठीक, लेकिन जब हम इसका यू आई वीजे निकालेंगे तब हम इसको काउंट करेंगे, ठीक। तो हमारे पास ये जो आए हैं, सिंस ऑल द नेट इवैल्यूएशन डी आई जे आर नॉन नेगेटिव द इनिशियल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है यू आई और वीजे की वैल्यूज, यू आई और वीजे की वैल्यूज, ठीक। अभी इस केस में जब ये हमारे पास एप्सिलॉन नहीं था तब क्या था, ये हमारे पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम थी, अब हम इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं, कौन सा, यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी आई जे, आपको याद होगा इसका पीछे हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक। तो किसके लिए, ये सब ऑक्युपाइड सेल्स मतलब कि एलोकेटेड सेल्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए u1 प्लस v1 इक्वल टू कितना आएगा, 2, कॉस्ट 2। दूसरा है u1 प्लस v2, u1 प्लस v2 इक्वल टू कितना, 2। फिर तीसरा भी, ये एप्सिलॉन वाला भी एलोकेटेड माना जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका u1 प्लस v3 इक्वल टू कितना, 2। आगे फिर है u2 प्लस v1 कितना आएगा, इक्वल टू 4। फिर यहां से लास्ट वाला लास्ट कॉलम वो रो u3 प्लस कौन सा है, v3 प्लस v3 इक्वल टू कितना आएगा, 1। फिर एंट्री मारी सेकंड बार में, इसके बाद फिर आपका u3 प्लस v4 इक्वल टू कितना आएगा, 0, क्योंकि इसकी कॉस्ट 0 है आपके पास, ठीक। तो देखिए लेट u1 इक्वल टू 0 मान लीजिए क्योंकि u1 3 बार है, लेट u1 इक्वल टू 0, देखिए u1 0 हो गया, यहाँ पर हम u2 u3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो जब u1 0 हो गया तो इसके बाद v1 आएगा आपका 2, v2 भी आएगा आपका 2 और v3 भी आपका आएगा 2, ठीक। v4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी निकाल लेंगे, ठीक। u2 कितना आएगा, u2 किस में है, ये रहा,
V1 कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो U2 हमारे पास कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, तो U2 आ जाएगा 2, U2 इक्वल टू 2। ठीक, U3 हमारे पास यहाँ पर ये रहा। ठीक, तो U3 V3 हमारे पास कितना 2, तो ये इस तरफ आएगा तो 1 माइनस 2, तो माइनस का 1, तो U3 आ जाएगा आपके पास U3 इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास V4 बचा, तो U3 कितना है -1, तो V4 आ जाएगा -1, इस तरफ जाएगा तो प्लस का कितना 1, तो V4 आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। ये आ गया हमारे पास U1 0, U2 2, U3 -1, V1 2, V2 2, V3 2 और V4 1। अब हमें क्या निकालना है DIJ, मतलब कि नेट इवैल्यूएशन। तो DIJ इक्वल टू क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद हो तो CIJ माइनस विद इन द ब्रैकेट UI प्लस VJ, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए नॉन ऑक्युपाइड सेल्स के लिए, तो नॉन ऑक्युपाइड सेल्स पहला कौन सा है D14 इक्वल टू कितना आएगा, कॉस्ट इसकी कितनी 4, ठीक, माइनस इन द ब्रैकेट U1 कहाँ है 0, प्लस V4 कितना 1, ब्रैकेट बंद, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, एक ये निकला है पर D14। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा D22, ठीक है ना, D22 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 6 माइनस विद इन द ब्रैकेट, ठीक, U2 कहाँ है आपका, ये रहा कितना 2 प्लस V2 भी कितना है 2, ठीक, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2। फिर D23 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 4 माइनस विद इन द ब्रैकेट, ये आपका विद इन द ब्रैकेट कितना आ जाएगा U2 कितना है 2 प्लस V3 कहां पर है आपका, ये रहा 2, ठीक, ये रहा, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर अगेन अब आपका आएगा D24 इक्वल टू कॉस्ट कितनी 3 माइनस विद इन द ब्रैकेट, आपका यहां पर क्या आएगा 2 U2 प्लस V4 कितना 1, फिर इक्वल टू 3 माइनस 3 0। फिर इसके बाद है आपका D31 इक्वल टू कॉस्ट कितनी 3 माइनस विद इन द ब्रैकेट, D3 मतलब U3 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस V1 कितना 2, तो विद इन द ब्रैकेट ये आ गया, तो इससे बचेगा प्लस का 1, 3 में से प्लस का 1 बचेगा, तो इक्वल टू का 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा D32 इक्वल टू कॉस्ट कितनी 2, फिर माइनस विद इन द ब्रैकेट U3 मीन्स माइनस 1 प्लस V2 कहाँ है, ये रहा कितना 2, ये रहा 2, तो 2 माइनस 1 बचेगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 बचेगा। अब देखिए ये हमारे पास सारे DIJ आ गए, तो यहाँ ऑल द DIJs आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, DIJ क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि पॉजिटिव ये तो 0 है, तो इसका मतलब कि ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती,
अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर इसको लूप बना करके फिर वही माइनस वाला फिर प्रोसेस करते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर सारी डीआईजेस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या तो जीरो है, तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है। लेकिन चूंकि जिसमें डी आई जे की दो वैल्यू जीरो आई, डी आई जे की दो वैल्यू जीरो आई है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। जब आपके पास डी आई जे में कोई भी वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास इस आप सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम है, आपका सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो है आपका ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक, अब अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसके सारे के सारे जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप निकाल लीजिए। तो देखते हैं जरा कितना, यहां से 200 इंटू 2 प्लस 800 इंटू 2 प्लस, अब देखिए जो यहां पर हमने ये एप्सिलॉन लिया है, जो हमने ये एप्सिलॉन लिया है, हम इसको कैलकुलेशन में इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि ये हम केवल इसको कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, हम इसकी वैल्यू इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ये टेंस टू जीरो होता है, ये टेंस टू जीरो होता है, जीरो के इक्विवेलेंट, जीरो नहीं होता है, हम इसको केवल इसलिए ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। ठीक, तो हम ये जो अभी इसको एप्सिलॉन वाला है, लास्ट में इसको हम जीरो कर देंगे अभी जब ऐड करें, पहले हम बाकी की वैल्यू लिख लें, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 700 इंटू 4, फिर प्लस प्लस 500 इंटू 1, 500 इंटू 1 प्लस 400 इंटू 0, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब प्लस करके हम प्लस करके 2 इंटू एप्सिलॉन कर देते हैं, एप्सिलॉन हम इसको इंटू, हमने इसको सीधा ई लिख दिया है, इंटू 2 कर दें। ठीक, तो ये जो है इसकी वैल्यू पूरी जीरो होगी, ये वैल्यू इसकी जीरो और ये वैल्यू जीरो, यहां से देखिए कितना है, 4 16 4 20 20 और 28 48 48 और 5 43, लगभग ये आपका सॉल्यूशन इस तरह से आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, मिनिमाइजेशन वाला केस है, ये आपका कौन सा मिनिमाइजेशन केस है। ठीक है ना, ये तो आपकी ये कंडीशन आ गई, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रॉफिट, आपको तो मैक्सिमम करना था ना। हमने जो यहां निकाला है ये मिनिमाइजेशन का केस है, अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइजेशन का केस। तो इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन हमको कौन सा देखना पड़ेगा, जो हमने पहले जिसमें रिटर्न वाले कॉस्ट रखे थे, तो हमने रिटर्न वाला रखा था, तो देखिए रिटर्न वाला हमारे पास कहाँ है, रिटर्न वाला हमारे पास जो टेबल है वो रही ये है आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपकी प्रॉफिट मैट्रिक्स है। तो आपको अब कौन सी, ये वाली प्रॉफिट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ये वाली टेबल के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला एलोकेशन कहां पर है, 6 और यहां पर 2 वाला, तो इसका मतलब कि 6 इंटू 200 होगा। ठीक, तो इसका मतलब कि यहां पर आएगा अब 200 इंटू
6, ठीक। फिर प्लस, ये प्लस हो गया। इसके बाद अगला एलोकेशन कहां पर है, इसमें, इसमें भी आपका कितना है 6, इसमें भी आपका है 6, तो 6 इंटू अगेन 800 है, इसमें है कितना 800, तो ये आएगा आपका 800 इंटू 6 प्लस 700, 700 इंटू, अब इसमें देख लेते हैं जरा प्रॉफिट कितना था, 700 वाला कहाँ है, ये रहा 4, कौन सा है बी, और यहाँ पर 4 का 4 ही है, ये 4 का 4 ही है, ठीक, 4 का ये 4 ही है, प्लस 500, 500 इंटू यहाँ पर जो 1 वाला है वो कितना है, 500 कहाँ, ये 1 है, CD3, CD3 यहाँ पर कितना है 7, ये कितना है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 प्लस 400 इंटू, अब यहाँ पर आपका 0, 0 की जगह कितना था 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक। तो अब जरा हमारे पास जितने भी वैल्यूज आई हैं हम उन सबको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 206, ये आ जाएगा 1200 प्लस 4800 प्लस 2800 प्लस फिर कितना हो गया, होता है 7 होता है, फिर यहाँ पर 3500, 3500 प्लस फिर और 3200, 3200, ये आ गया हमारे पास, ठीक। एप्सिलॉन वाला हम इसको एप्सिलॉन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर इक्वल टू का फॉर्मूला लगा रहे हैं और हम इसको यहाँ से इस तरह करके ये कर देते हैं, तो आ गया हमारे पास 15,500। देखिए मिनिमाइजेशन के केस में हमारे पास क्या आया था ये, लेकिन हमारी टेबल कौन सी थी, मैक्सिमाइजेशन की, हमारी जो टेबल थी वो मैक्सिमाइजेशन की थी, तो हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो रिड्यूस प्रॉफिट टेबल थी जो रिटर्न वाली, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। तो हमें पास ये कौन सा, ये वाला नहीं लेना है, हमारे पास ये नहीं लेना है, कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक। तो जिस तरह से हम अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो आपने देखा जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जब आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो तो किस तरह से निकालते हैं। अगर आपके पास कभी भी, याद रखिएगा एग्जाम में अगर मैक्सिमाइजेशन का केस आता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि जो डायरेक्ट हमने जो मेथड पिछले बताए हैं आप उसी से सीधा डिमांड सप्लाई इक्वल टू करके और एलोकेशन करना चालू कर देंगे। सबसे पहले आपको जो मैक्सिमम टेबल है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है पूरे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में, उससे आपको घटा देना है। अगर आपकी रिटर्न और कॉस्ट दिए हैं तो आपको क्या है, उससे रिटर्न निकाल देना है। मान लीजिए आपके प्रॉफिट वगैरह जो पर यूनिट दिए हुए हैं उससे आपको कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट भी निकाल लेना है, ठीक। तब फिर आप उसको आगे सॉल्व करेंगे और उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद याद रखिएगा जब आपका लास्ट मोमेंट, जब आप मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बाद जब लास्ट में आपका फाइनल सारे एलोकेशन निकल आए तो उसको फिर से आपको उसी मैक्सिमाइजेशन टेबल में कन्वर्ट करना है, आपको फिर से मैक्सिमाइजेशन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर किया था, हमने यहाँ पर किया था, तो जैसे अब हमारे पास ये टेबल है, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ कंट्रोल C और यहाँ से इसको जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V, ठीक।
तो ये हम इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ये रहा, और सप्लाई को भी थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं। ये ठीक, ये हमारे पास टेबल बन गई, ठीक है ना। अब हमारे पास जो यहाँ पर कॉस्ट थी, हमारे पास कॉस्ट थी, हम उनको भी जरा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना था, सबसे पहला जो हमारे पास कॉस्ट टेबल थी, मैं यहाँ से देख रहे हैं, ये हमने कन्वर्ट की थी, तो हमारे पास टेबल का ना 6664 पहला आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6, फिर अगेन 6, और यहाँ पर भी 6, और ये 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक। फिर दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में है आपका 4245, 4245, तो ये 4 और यहाँ से 2 4, और ये यहाँ पर रहेगा 5, ठीक। फिर लास्ट रो आपकी क्या है, लास्ट है आपकी 5678, 5678, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका 7, और ये हो गया आपका 8। तो ये आपकी टेबल लास्ट में तो बन करके आएगी, जिससे हमने ये कैलकुलेशन निकाला है। तो ये आपकी फाइनल टेबल थी, आपकी शुरुआत तो हमने यहीं से करी थी ना। तो ये आपके हो गए मैक्सिमाइजेशन केस का। अब इससे ये जो निकल के आएगा वो प्रॉफिट है। देखिए ये मिनिमाइजेशन का केस था, हमने इसको कन्वर्ट किया था। अब लेकिन हमें जब फाइनल आंसर निकालना है तो पूरा मैक्सिमाइजेशन का निकालना है। तो हमारे पास जो मैक्सिमाइजेशन वाली टेबल थी वो ये थी, जिसमें हमने प्रॉफिट को निकाला हुआ था। हमने इसमें से क्या किया था, हमारे पास जो कॉस्ट वगैरह थी हमने उसको घटा करके प्रॉफिट निकाल लिया था। तो प्रॉफिट अब हमारे पास जितने एलोकेशन दिए हैं पर यूनिट हमारे पास प्रॉफिट दिया है, उससे हम मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट अब आ गया। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का मैक्सिमाइजेशन केस अब क्लियर हो गया। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है।